हाँ भाई लोग बैठ जाइए, अब जहाँ भी हैं बैठ जाइए आप लोग। चलिए, पूजा पाठ सब कर लिए। चलिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, साथ साथ हमारी भी हो। काय हमारी नहीं होना चाहिए। तो सबका मनोकामना पूरा हो, सबको जल्दी जल्दी याद हो। एक बार याद हो तो कभी भूले नहीं। यही आशीर्वाद हम जब पूजा करेंगे तो मांगेंगे आप लोगों के लिए क्या। बाकी लड़कों लोगों के लिए खास संदेश है कि अपने जीवन में महिलाओं का सम्मान अच्छे से करे। नहीं होता है बहुत, पुरुष प्रधान समाज में मानसिकता ऐसी बन जाती है कि लड़के लोग जो है अपने आप को लड़कियों से ऊंचा मानने लगता है। उन्हें लगता है कि हम समाज में है कुछ है। तो हम लोग तो शिक्षित हैं, सब कुछ जाने हुए हैं, और इसलिए अपने जीवन में महिलाओं का सम्मान कीजिए, पहले से बढ़कर कीजिए। उनके प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह मत रखिए। ठीक है। चलिए, अब शुरुआत करते हैं। 131 तक याद कर लिए हैं। 132 से होगा। 132 में है कि घर्षण बल की दिशा क्या होती। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था, घर्षण बल कौन राशि है, सदिश राशि की अदिश राशि। तो घर्षण बल न है। अब बल कौन सी राशि, तो घर्षण बल भी सदिश राशि होगा। कोई भी बल होगा वो सदिश राशि होगा। अब आप ये जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर चलने का प्रयास करती है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर चलने का प्रयास करती है, जब भी कोई वस्तु किसी सतह पर गति करने का अथवा चलने का प्रयास करती है, तो गति के दौरान या गति का विरोध करने के लिए एक बल गति के विपरीत दिशा में लगता है, और उसी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल वो बल है जो गति का विरोध करता है। कैसे, तो गति के विपरीत दिशा में वस्तु पर लगकर। अगर वस्तु इधर की ओर गति करना चाहती है तो घर्षण बल ठीक इसके विपरीत लगेगा। तो घर्षण बल का एकमात्र उद्देश्य है कि गति का विरोध करना। जब भी कोई वस्तु किसी भी सतह पर चलने का प्रयास करे, चाहे ठोस सतह पर चलने का प्रयास करे, चाहे द्रव सतह पर चलने का प्रयास करे, चाहे गैसीय सतह पर चलने का प्रयास करे, जब कोई वस्तु किसी भी सतह पर चलने का प्रयास करती है तो सतह और वस्तु के संपर्क स्थल पर एक बल उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है, और इसी विरोधी बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। गाड़ी सड़क पर चले कि जहाज पानी में चले कि वायुयान हवा में उड़े, सब पर लगता है क्या, घर्षण बल। जहाज जब पानी पर चलता है ना तो उस पर भी लगता है क्या, घर्षण बल जल का। वायुयान जब हवा में उड़ता है ना तो उस पर भी घर्षण लगता है, किसका, हवा का। घर्षण बल हर जगह मौजूद है जहां क्या हो रहा है, गति हो रहा है या गति करने का प्रयास हो रहा है। बात समझ गए। 1 सेकेंड। हाँ सर, क्लास ले रहे हैं थोड़ा।
बस हाँ 5:30 बजे करते हैं आपको। क्लियर हो गया। तो घर्षण बल की दिशा होती है गति के दिशा के विपरीत, गति के दिशा के विपरीत। अब आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि गति पूरब दिशा में हो रही है तो घर्षण बल की दिशा, घर्षण बल की दिशा पश्चिम की ओर होगी। उत्तर दिशा में गति कर रही वस्तु पर घर्षण बल किस दिशा में, दक्षिण दिशा में लगेगा। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, वो गति का विरोध करता है। घर्षण बल जो है वो एक विरोधी बल है, एक विरोधी बल है जो हर सतह पर लगता है, चाहे ठोस सतह पर वस्तु गति करे, चाहे द्रव सतह पर करे या गैसीय सतह पर करे। घर्षण हमेशा हर जगह लगेगा जहां वस्तु क्या करने का प्रयास करेगा, गति करे। क्लियर। घर्षण बल का परिमाण किस पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क सतह की प्रकृति, मान लीजिए कि रोड, मान लीजिए एक रोड मिट्टी का बना है, मिट्टी का रोड है, और दूसरा कंक्रीट का रोड है। ठीक है, कंक्रीट का रोड, कंक्रीट समझते हैं जी, कंक्रीट का रोड है। तो आप कहिए कि एक बस दोनों सड़क पर चलेगा तो क्या समान घर्षण लगेगा, है? लगेगा। अनुभव के आधार पर कहिए, एक बस मिट्टी वाली सड़क पर चल रही है और एक बस कंक्रीट वाले सड़क पर चल रही है, क्या दोनों स्थिति में घर्षण बल समान होगा? इसका मतलब है कि घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर, और सतह की प्रकृति का मतलब है कि सतह बना हुआ है किससे। अगर सतह अलग अलग पदार्थों से बना है तो निश्चित ही उस पर घर्षण बल भी अलग अलग लगेंगे, अलग अलग परिमाण में लगेंगे। तो घर्षण बल सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न पदार्थों से बने सतह पर भिन्न भिन्न परिमाण के घर्षण बल लगते हैं। घर्षण बल सतह के रुखरापन पर भी निर्भर करता है। रुखरापन जितना अधिक होगा घर्षण भी उतना अधिक होगा, रुखरापन जितना कम होगा घर्षण भी उतना। लेकिन घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए कि ये सड़क बना हुआ है कंक्रीट से, किससे बना हुआ है, कंक्रीट की सड़क बना हुआ है और इस पर बस चल रहा है। अब आप क्या करिए कि सड़क का क्षेत्रफल को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो क्या घर्षण बल बदल जाएगा? नहीं, जितना है। तो घर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता कि सतह कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, इस पर निर्भर। घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर नहीं, घर्षण बल सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल गति करने वाले वस्तु के भार पर निर्भर करता है और घर्षण बल भार के सीधा समानुपाती होता है। घर्षण बल भार के सीधा समानुपाती होता है। घर्षण बल भार के सीधा समानुपाती होता है। वस्तु का भार जितना अधिक होगा उस पर घर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा। सड़क पर चल रहे कार के तुलना में ट्रक पर घर्षण बल अधिक होगा, क्योंकि ट्रक का भार कार से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो घर्षण बल सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल सतह के रुखरापन पर निर्भर करता है। घर्षण बल गति करने वाले वस्तु के भार पर निर्भर करता है, लेकिन घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल निर्भर इस पर करता है कि सतह बना हुआ है किससे, अर्थात उसकी प्रकृति कैसी। क्लियर हो गया, बात समझ गए। घर्षण बल भार के समानुपाती होते हैं। वस्तु का भार जितना अधिक होगा उस पर घर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा, उस पर घर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा। मोटे भारी लोगों के चप्पल जल्द घर्षण अधिक होने के कारण पतला हो जाएगा, होता है जी। आप देखोगे पतले लोगों का चप्पल लंबा समय तक चलता है, लेकिन मोटे भारी लोगों का चप्पल लंबा समय तक
नहीं चलता। कारण क्या है? कारण मोटे लोगों का भार ज्यादा है, तो उसके चप्पल और सड़क के बीच घर्षण भी ज्यादा होगा, इसीलिए चप्पल कम चलता है। बात समझे कि नहीं? इट इज साइंस। हंस कह रहे हैं, सही बता रहे हैं। आगे बढ़े। अरे, मेरा अपना चप्पल याद आ गया। और फिजिक्स के 3 और चैप्टर रिलीज कर दिए हैं, मिल गया ना सबको? हाँ। और 3 चैप्टर वर्क एनर्जी पावर है, उसके बाद सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर है, जिसमें इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 3 और चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं और पूरी तरह से रिवाइज है। हाल में जो भी एग्जाम हुए सबके क्वेश्चन चैप्टर वाइज डाल दिए गए। टेलीग्राम पर भी हम नोट को डाल दिए ताकि किसी को प्रिंट आउट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा वायरल कर दीजिएगा, स्टेटस में लगा दीजिएगा। 134 नंबर क्या हुआ? स्टेटस में लगा दीजिएगा, क्या दिक्कत है? हाँ, लगा दीजिएगा। आइए 134 नंबर। आजकल एक बात और है, स्टेटस का इस्तेमाल धमकी सब देने के लिए हो रहा है। अभी हमारे गांव के एक भैया है, वो स्टेटस लगाए थे, देख लिया जाएगा सबको। हम आ ही रहे थे, तुरंत फोन लगाए, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, वैसे लगा दिए। कल ऐसे में डरा रहे हैं, कह रहे लिखे हैं, देख लिया जाएगा सबको। 134 सही बता रहे हैं। 134। एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, ध्यान दीजिएगा, अनुभव के आधार पर इसका उत्तर निकलेगा। एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र यानी अखबार तथा तौलिया पर चलाया जाता है। कार पर विभिन्न पृष्ठ द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? अनुभव के आधार पर आप कह सकते हैं कि सबसे कम घर्षण लगेगा संगमरमर के गीले पर। होगा जी? कई बार संगमरमर के गीले पर लोग पिछड़ के गिर भी जाते हैं। पिछड़ का मतलब फिसल कर गिर भी जाते हैं। तो सबसे कम घर्षण संगमरमर के गीले फर्श पर, उसके बाद संगमरमर के उसके बाद सबसे अधिक घर्षण होगा, खिलौना कार चलेगा जब किस पर? तौलिया पर। संगमरमर का गीला पर, सूखा पर, समाचार पत्र और ये होगा इसका उत्तर। ये होगा। बढ़ते क्रम न के देना है। अब बढ़ते क्रम, सबसे कम घर्षण संगमरमर के, उससे अधिक घर्षण, उससे अधिक घर्षण, सबसे अधिक। क्लियर? ये आपके 8वीं क्लास का प्रश्न है, 8वीं क्लास के एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। नेक्स्ट, सड़क पर चलने के अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण, चलने के लिए उचित घर्षण पैर और जमीन के बीच लगना जरूरी है ताकि हमारी पकड़ बन सके सड़कों पर। आप देखे होंगे चप्पल के खोंचे जब प्लेन हो जाते हैं तो फिसल कर गिरने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि चप्पल के खांचे घिस जाने के उपरांत चप्पल और जमीन के बीच सही पकड़ नहीं बनता है, क्योंकि उस दशा में घर्षण बल कम हो जाता है। तो बर्फ पर चलना इसलिए कठिन है क्योंकि बर्फ और पैरों के बीच घर्षण बहुत कम लगता है, अर्थात बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण सदैव गति का विरोध करता है। बिल्कुल सही बात। घर्षण सदैव गति का विरोध करता है। घर्षण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल।
घर्षण को घटाना है तो कोई स्नेहक, अंग्रेजी में लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीस का इस्तेमाल, ग्रीस ग्रीस जिसको हम हिंदी में स्नेहक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में ग्रीस कहते हैं। किसी सतह पर तेल गिरा दीजिए, घर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा। रुखरापन बढ़ा दीजिए, घर्षण क्या होगा? तो ऐसे तमाम उपाय हैं जिसके द्वारा घर्षण को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, लेकिन घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता है। घर्षण को न्यूनतम से न्यूनतम किया जा सकता है, लेकिन घर्षण को किसी भी तरह से शून्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घर्षण आणविक आकर्षण है। अगर अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए घर्षण की उत्पत्ति होती है, और अणुओं के बीच आकर्षण खत्म नहीं होगा, क्योंकि अणुओं का लक्षण ही है कि अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे अंतराण्विक बल कहते हैं। दोस्तों क्या स्पेस में, निर्वात में नहीं होगा, जब कुछ है ही नहीं तो घर्षण कहां से? ठीक है ना? तो घर्षण को शून्य किया जा सकता, ये गलत है। घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता है, घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता है। दोस्तों हम घर्षण बल क्या परिभाषा क्या पढ़े कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर चलने का प्रयास करती है या चलती है तो गति के विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न होता है, जिसे तो घर्षण बल का परिभाषा हम तब जाने जब हम किसी को सतह पर चलाए। जब चला ही नहीं रहे तो वहां पर घर्षण का अस्तित्व होगा ही नहीं। तो घर्षण को शून्य किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। घर्षण को न्यूनतम से न्यूनतम किया जा सकता है, लेकिन घर्षण को शून्य तो सही है केवल एक और। अब अगर पूछिएगा कि घर्षण को शून्य क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घर्षण, देखिए हर पदार्थ परमाणु से बना है। हर पदार्थ किससे बना है? परमाणु से, एटम से बना है। और हर एटम दूसरे एटम को आकर्षित करते, अट्रैक्ट करते, जिसको अंतराण्विक बल या इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते। और परमाणुओं के आकर्षण से ही पैदा लेता है कौन? घर्षण। तो क्या हम परमाणुओं के बीच के आकर्षण को समाप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु को आकर्षित करते हैं, यह परमाणुओं का मौलिक लक्षण है, फंडामेंटल कैरेक्टर है। जब हम परमाणुओं के बीच के आकर्षण को कम ही नहीं कर सकते दोस्तों, तो घर्षण को क्या शून्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भिन्न भिन्न उपाय करके घर्षण को घटाकर न्यूनतम से न्यूनतम किया जा सकता है, लेकिन घर्षण को किसी भी तरह से शून्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घर्षण एक आणविक आकर्षण है, घर्षण एक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। नेक्स्ट, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश गुणों का उपयोग किया जाता है। कारों के जो ब्रेकिंग पैड होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे खोचे बना दिए जाते हैं ताकि उस पर से पैर फिसले नहीं। तो कारों के ब्रेकिंग पैड यानी ब्रेक वाला पैड, जिस पर पैर लगाकर ब्रेक लगाया जाता है, उस पर छोटे बड़े क्या होते हैं? खोचे बने होते हैं, ताकि घर्षण अधिक हो और ब्रेकिंग पैड पर से ब्रेक लगाते समय पैर फिसले नहीं। अगर ब्रेकिंग पैड को प्लेन कर देंगे तो घर्षण कम से कम होगा, घर्षण कम से कम होगा तो कहीं ब्रेक लगाते समय पैर फिसलने की संभावना बढ़ जाएगी। बात समझ गए ना? तो कारों के ब्रेकिंग पैड में उचित तरह से रुखरापन या खांचे बना दिए जाते हैं कि ताकि ब्रेक लगाते समय ब्रेक पैड पर से पैर फिसले नहीं। निश्चित तौर से आप कहिएगा कि यह घर्षण का क्या है? यह घर्षण का क्या है? क्लियर? यह क्वेश्चन बनना चाहिए। बर्फ वाला क्वेश्चन बनाए थे जी, सेम वही क्वेश्चन है।
रोड़ी युक्त सड़क के तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल के तुलना में क्या होता है? कम होता है। इतना आसान क्वेश्चन है, बनाए नहीं आप लोग, बना जी। यहाँ पर सीधी बात है, घर्षण की बात है, घर्षण कम हो रहा है दोस्तों। घर्षण कम करने वाला पदार्थ स्नेहक के रूप में ज्यादातर किसका इस्तेमाल होता है? किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का प्रचलित नाम क्या है? काला सीसा। स्नेहक अंग्रेजी में लुब्रिकेंट, और हम लोग बोलचाल की भाषा में गिरीस, गिरीस बोलते हैं जी। गिरीस ही एक प्रकार का क्या है? हाँ, सभी मोटर बाइक या मोटर कारों के बॉल बेरिंग में ग्रीस लगाना अनिवार्य होता है। तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। सबसे सबसे महत्वपूर्ण स्नेहक ग्रेफाइट है, क्योंकि ग्रेफाइट अत्यंत मुलायम होते हैं, अत्यंत मुलायम होते हैं। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, घर्षण मनुष्य का शत्रु और मित्र। घर्षण नहीं रहेगा तो आप चल नहीं पाइएगा, घर्षण नहीं होगा तो हम जमीन पर चल नहीं पाएंगे। बर्फ पर अभी गिरे ना हम दो दो बार, मतलब 2 क्वेश्चन में बर्फ पर हम लोग चल पा रहे थे। तो घर्षण होना बहुत जरूरी है कि ताकि हम लोग जमीन पर चल सके, इसलिए घर्षण हमारा मित्र हुआ। अब उसी घर्षण के कारण चप्पल का खांचा जो है प्लेन हो जाता है, 3 महीनों पर हमको चप्पल खरीदना पड़ जाता। अब इसको क्या कहिएगा? बात समझ गए ना? घर्षण नहीं होगा ना, आप रस्सी को पकड़ नहीं पाइएगा। रस्सी को पकड़ कर खींचते हैं ना, किसके कारण? अब वहीं कभी कस कर पकड़ लेते हैं, हाथ कट भी जाता है, किसके कारण? घर्षण नहीं था, पकड़ नहीं पाए, घर्षण है तो हाथ भी कट गया। घर्षण मित्र भी है और घर्षण शत्रु भी है, मित्र भी है और शत्रु भी है। घर्षण को आवश्यक दोष भी कहा जाता है। घर्षण एक दोष है, लेकिन ये दोष होना भी आवश्यक है। मानव जीवन में घर्षण को आवश्यक दोष माना गया है, आवश्यक दोष माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट, अब यहां घर्षण के प्रकार से प्रश्न है। घर्षण तो हम जान ही गए, घर्षण के प्रकार को समझ लीजिए। पहले घर्षण के सारे प्रकार को समझ, ठीक है ना, उसके बाद प्रश्न में कुछ रखा हुआ नहीं है। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जितने प्रकार के होते हैं सारा आपके सामने होगा। घर्षण को समझने के लिए हमें एक सतह ले लिए, सतह पर एक वस्तु को हम गति करेंगे तभी ना घर्षण आएगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि एक वस्तु पर गति कराने के लिए हमने क्या लगाया, लेकिन ये वस्तु, मान लीजिए ये वस्तु ए है, ए वस्तु को गति कराने के लिए इस पर हमने क्या लगाया, बल लगाया। अब गति कराने के लिए जो हमने बल लगाया, उस बल से यह गतिशील हुआ ही नहीं, उस बल से यह गतिशील हुआ ही नहीं, तो फिर मेरा बल गया कहां? तो मानकर चलिए कि ये एक सतह है, इस पर ए वस्तु है जिसको गति कराने के लिए आपने इस पर बल लगाया, लेकिन आपने जो बल लगाया उस बल के प्रभाव से ये जगह पर ही रुका रहा, गति नहीं किया, तो फिर आपका बल किधर चला गया? तो आपके बल को घर्षण बल ने मैनेज कर दिया। आप जितना बल लगाए कहीं उससे अधिक इन सतह और वस्तु के बीच घर्षण लग रहा है,
यानी इस वस्तु और सतह के बीच घर्षण बल का मान आपके द्वारा लगाए जाने वाले बल से क्या है, अधिक है, इसीलिए ये वस्तु टसमस नहीं हुई। उदाहरण के लिए सड़क पर रखे एक बड़े पत्थर को धक्का देने पर पत्थर टसमस भी नहीं हुआ, क्योंकि पत्थर और जमीन के बीच का घर्षण बल हमारे द्वारा लगाए जाने वाले बल से कहीं अधिक। लेकिन घर्षण बल तो लगा लगा ना जी। तो पहला टाइप एस्थेटिक घर्षण। एस्थेटिक घर्षण समझिएगा, एस्थेटिक फ्रिक्शन। एस्थेटिक फ्रिक्शन स्थिर अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, एस्थेटिक घर्षण कहते हैं, एस्थेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब आपने बल लगाया फिर भी वस्तु गतिशील नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वस्तु और रास्ते के बीच घर्षण आपके द्वारा लगाए जाने वाले बल से बहुत अधिक है, इसीलिए वस्तु टसमस भी नहीं हुआ, स्थिर ही रहा। और इस स्थिर अवस्था में जो घर्षण लगा उसी घर्षण को एस्थेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, एस्थेटिक घर्षण कहते हैं। बात समझ गए। स्थिर अवस्था में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, एस्थेटिक घर्षण कहते हैं। स्थिर अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं। एक लड़का एक ट्रैक्टर को धक्का दिया लेकिन ट्रैक्टर अपने जगह से टसमस भी नहीं हुआ, ऐसी दशा में ट्रैक्टर और जमीन के बीच कैसा घर्षण लगा, कैसा घर्षण लगा, एस्थेटिक घर्षण लगा। एक व्यक्ति ने एक मोटर कार को धक्का दिया लेकिन मोटर कार अपने जगह पर स्थिर बना रहा, तो इस दशा में मोटर कार और सड़क के बीच कैसा घर्षण लगा। यानी स्थिर अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, एस्थेटिक घर्षण कहते हैं। और अब आप एस्थेटिक घर्षण को समझ गए, क्लियर हो गया ना। हम बल लगाए वस्तु टसमस भी नहीं हुआ, उस दशा में लगने वाले घर्षण बल को, बल लगाने के बाद अगर वस्तु अपने जगह से हिलडुल भी ना हो, ऐसी दशा में लगने वाले घर्षण बल को, अथवा स्थिर अवस्था में वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल को। अब दोस्तों ये बात समझिए कि अगर हम बल का मान बढ़ाते जाएंगे, अगर हम बल का मान बढ़ाते जाएंगे, अगर हम बल का मान बढ़ाते जाएंगे, बल का मान बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये वस्तु गति करने करने पर आ जाएगा। एक बार बल लगाइए टसमस भी नहीं हुआ, उसके बाद मान लीजिए कि आप बल को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति जरूर आएगी जब वस्तु गति नहीं करेगी, गति करने करने पर आ जाएगी, गति करने करने पर आ जाएगी। अब समझिएगा दूसरा घर्षण। दूसरा घर्षण है चरम या सीमांत घर्षण। लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब वस्तु गति करने करने की स्थिति में रहती है, तो इस अवस्था के, इस अवस्था में लगने वाले
घर्षण को हम क्या कहते हैं, चरम या सीमांत। स्थिर अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को, वस्तु जब स्थिर ही रहता है, बल लगाने के उपरांत गति नहीं करता है, तो उस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को, और वस्तु की ऐसी अवस्था जब वह गति न करे लेकिन गति करने की स्थिति में रहती है, तो उस अवस्था में लगने वाले घर्षण को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। क्लियर हो गया। जब रुका हुआ है तब कौन घर्षण, जब गति करने पर आ गया है। क्लियर हो गया। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट, इन दो घर्षण को आप समझ गए। अब यहां पर महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि स्थैतिक घर्षण के महत्तम मान को ही सीमांत घर्षण कहते हैं। अभी स्थैतिक घर्षण आप पढ़े ना जी, चरम या सीमांत घर्षण पढ़े ना, तो स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम वैल्यू ही क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण। उदाहरण के लिए आपने बल लगाया और वस्तु गतिशील नहीं हुआ, तो लगने वाले घर्षण बल को, और जब आप बल का मान बढ़ाते जाएंगे तो स्थैतिक घर्षण बल का मान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ते 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 जब मैक्सिमम हो जाएगा तब हम उसे क्या कह देंगे, तो सीमांत घर्षण महत्तम मान है किसका, स्थैतिक घर्षण के ही महत्तम मान को क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण के ही महत्तम मान को क्या कहते हैं। क्लियर, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। स्थिर अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को, गति करने की अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को, स्थैतिक घर्षण का ही मैक्सिमम मान सीमांत, इसका नाम है देख लिमिटिंग, एकदम लिमिट पर पहुंच गया, मैक्सिमम हो गया। क्लियर। अब तीसरा, दो घर्षण समझ गए, तीसरा घर्षण, तीसरा है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। और निश्चित तौर पर आप कहिएगा गति करने की अवस्था, गति करने की, गति करने की अवस्था में, गति करने की अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को, लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, गतिज घर्षण। जब वस्तु गतिशील है तब जो उस पर घर्षण लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज घर्षण का। स्थिर अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण, गति करने की अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को चरम घर्षण या सीमांत घर्षण, और गति की अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण। अब आप ध्यान दीजिए कि गतिज घर्षण दो प्रकार के होते हैं। गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। गतिज घर्षण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सर्पी घर्षण और, क्योंकि जब कोई वस्तु गति करती है ना किसी सतह पर तो दो तरह से, एक सरक कर और दूसरा लुढ़क कर। तो सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण किस घर्षण के प्रकार है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरक कर चलती है उस अवस्था के घर्षण बल को सर्पी घर्षण, जैसे सतह पर बोरा खींच रहे हैं उस अवस्था में कौन घर्षण, सर्पी घर्षण। और जब आप सिलेंडर को सतह पर लुढ़का रहे हैं उस अवस्था में कौन घर्षण,
लोटनी घर्षण का मान कम होता है, सर्पी घर्षण का मान ज्यादा होता है। क्लियर हुआ? तो घर्षण 3 प्रकार के हैं। घर्षण मुख्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। स्थिर अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते। स्थिर अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को गति करने की अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण का ही महत्तम मान, गति करने की अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण मुख्य कितने प्रकार के? सर्पी घर्षण का मान ज्यादा होता, लोटनी घर्षण का मान। इसीलिए किसी वस्तु को लुढ़काना आसान है, सरकाना कठिन है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था में घर्षण कम लगता। अब आप समझिए किस घर्षण का मान सबसे बड़ा घर्षण कौन है? सीमांत घर्षण से छोटा। वैसे इस दोनों के बारे में आप जान गए, इसी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो निश्चित इससे बड़ा होगा सीमांत घर्षण। और उसके बाद आता है गतिज घर्षण। और गतिज घर्षण कितने प्रकार के? तो अगर गतिज घर्षण को इन दोनों पर लिखिएगा तो स्थैतिक घर्षण के बाद सर्पी घर्षण, सबसे कम क्लियर। का ये घर्षण क्लियर हुआ ना जी सबका? अब आगे दिमाग में घर्षण नहीं होगा। क्या हुआ? सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा, उस पे आइए। ऑल सब्जेक्ट का आंसर कब मिलेगा? ऑल सब्जेक्ट का आंसर लेके क्या करिए? बाबू कहिए क्या होगा? लोटनी, स्थैतिक और कौन क्रम? सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा। क्या होगा उत्तर? अब सीमांत घर्षण की इसमें चर्चा है ही नहीं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बताइए। स्थैतिक घर्षण का मान होता है सर्पी घर्षण से अधिक, क्योंकि सर्पी घर्षण गतिज घर्षण है। गतिज घर्षण का मान सीमांत स्थैतिक दोनों से क्या होता है? कम होता है। तो स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से भी अधिक होगा और लोटनिक घर्षण से भी क्या होगा? अधिक होगा। कहिए जी। अच्छा, यहां पर एक नया शब्द आ गया है। घूर्णन का मतलब लोटनी। देखिए, घूर्णन का मतलब पहिया का घूमना घूर्णन घर्षण कहलाएगा। पहिया जो चलता है सड़क पर तो वो लोटनी घर्षण की स्थिति में रहता है। लोटनी घर्षण को ही कभी कभी क्या कहते हैं? घूर्णन, क्योंकि लोटनी में भी घूर्णन गति होते रहती है। कौन होगा? ये होगा। सही कर। अच्छा, सबसे बड़ा, उससे छोटा। वेरी गुड, ए होगा। क्या बात है। अब लगता है घर्षण के प्रकार में आपको कोई टेंशन नहीं रह गया। नेक्स्ट, चरम घर्षण स्थैतिक घर्षण का महत्तम मान है। चरम घर्षण को ही सीमांत घर्षण भी कहते हैं। चरम घर्षण को ही सीमांत घर्षण कहते हैं। ये क्लास 11th के एनसीईआरटी का प्रश्न है। नेक्स्ट,
किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है? किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है? स्थैतिक घर्षण को, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थितियों में स्थैतिक घर्षण कम ज्यादा होते रहता है। और जब स्थैतिक घर्षण बढ़ के मैक्सिमम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। बहुत आसान प्रश्न, बनाइए एक बार आप। ये होगा लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने के जगह लुढ़काना आसान होता है। जब आप खींच रहे हैं तब कौन घर्षण लगेगा, और जब आप लुढ़का रहे तब कौन घर्षण लगेगा? कौन घर्षण? लोटनी कर। तो निश्चित तौर पर सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है तो खींचना कठिन होगा। लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में, ध्यान दीजिए, लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए लुढ़काना आसान होता है, खींचना कठिन। लुढ़काना आसान होता है, खींचना। घर्षण गुणांक क्या है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, घर्षण गुणांक क्या भी पता चल जाएगा। सबसे पहले समझिए, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होते हैं? समानुपाती। घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। घर्षण बल तो आप जान ही गए हैं, लेकिन अभिलंब प्रतिक्रिया बल को आप नहीं जानते तो पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये वस्तु इस सतह पर रखी हुई है, ठीक है ना? एक वस्तु इस सतह पर रखी हुई है, तो इस वस्तु पर पृथ्वी क्या लगाएगा? गुरुत्व बल लगाएगा, जो वस्तु के भार के बराबर होता है। और भार किसके बराबर होता है? ये बात तो जानते हैं आप। ये बात आप जानते हैं कि हर वस्तु पर पृथ्वी गुरुत्व बल लगाती है। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्व बल का मान वस्तु के भार के बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है। अब अगर इस सतह पर रखी वस्तु पर पृथ्वी गुरुत्व बल लगा रहा है जिसका मान mg के बराबर होता है, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार एक बल और लगेगा जो ठीक इसके। तो इस सतह के द्वारा गुरुत्व बल के विरोध में एक बल लगता है, और इस बल को क्या कहते हैं? और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का भी मान किसके बराबर होता है? mg के बराबर। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल वो बल है जो किसी सतह के द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्व बल के विरोध में लगता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल वो बल है जो किसी सतह के द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्व बल के प्रतिक्रिया फलस्वरूप लगता है। प्रतिक्रिया क्यों लगता है? न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार लगता है। तो बात समझ गए? कोई दिक्कत? तो घर्षण बल किसके समानुपाती? अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसके बराबर? तो आप ये भी कह सकते हैं कि घर्षण बल वस्तु के भार के क्या होते हैं। अब आप जानते हैं कि समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? यहीं पर एक कांस्टेंट लगता है जिसे म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी म्यू को, जो माइक्रो का भी सिंबल है, इसको म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? म्यू। और इसी म्यू को कहते हैं दोस्तों घर्षण
गुणांक क्या कहते हैं। और अगर इसी फॉर्मूला से हम देखें कि घर्षण गुणांक क्या होगा, तो घर्षण गुणांक बराबर एफ बटे, जहां एफ क्या है और आर क्या है, यानी ऊपर में भी बल नीचे में भी, तो घर्षण गुणांक दो प्रकार के बलों का अनुपात है। अच्छा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ऊपर में भी बल नीचे में भी बल, तो दो प्रकार के बलों का अनुपात, और इसका मात्रक भी नहीं होगा और बीमा भी, तो इसका उत्तर क्या होगा। घर्षण गुणांक एक बीमाहीन राशि है, मात्रकहीन राशि, और क्योंकि यह दो प्रकार के बलों का, और आप जानते हैं कि एक ही राशि का अनुपात होगा तो उसका मात्रक भी, और मात्रक नहीं होगा तो बीमा भी। क्लियर, बात समझ गई। म्यू बराबर यानी घर्षण गुणांक बराबर एफ बटा, एफ भी बल है तो इसका मात्रक, आर भी बल है तो इसका मात्रक, न्यूटन न्यूटन कट गया, न्यूटन न्यूटन कट गया तो मात्रक निकला, तो मात्रकहीन होगा, और मात्रकहीन होगा तो बीमाहीन होगा, और इस तरह से दो प्रकार के बलों का अनुपात, इसका आंसर क्या होगा। क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं आया। किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल मतलब वस्तु का भार के बराबर होता है। तो एफ समानुपाती आर या एफ समानुपाती एम जी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ा, और इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं। इस तरह से घर्षण गुणांक बराबर हो जाएगा एफ बटे, और इस तरह से घर्षण गुणांक दो प्रकार के बलों का अनुपात होने के कारण यह मात्रकहीन और। क्लियर, बात समझे कि नहीं। कोई अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसे कहते हैं समझे। किसी सतह पर रखे वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के विरोध में सतह के द्वारा लगाए गए ऊपरी मुखी बल को ही, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान किसके बराबर होते हैं, एम जी यानी वस्तु के भार के। नेक्स्ट, एस का मतलब हुआ एस्टेटिक, के का मतलब हुआ काइनेटिक, एस्टेटिक फ्रिक्शन, और एस से मतलब हुआ एस्टेटिक फ्रिक्शन, और के का मतलब हुआ, अब म्यू है घर्षण गुणांक, म्यू है घर्षण गुणांक। अभी आप तुरंत देखें ना, म्यू बराबर एफ बटे आर, जो एफ है घर्षण बल एफ है, और आर है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, यानी घर्षण बल बटे एम जी बराबर क्या होगा। तो घर्षण बल जब एस्टेटिक होगा, घर्षण कई प्रकार के होते हैं, तो जब एस्टेटिक फ्रिक्शन होगा तो म्यू में हम लगा देते हैं एस, कि ये एस्टेटिक घर्षण के स्थिति का घर्षण गुणांक है। घर्षण में कौन घर्षण होगा, तो म्यू पर लगा देंगे क्या, कि ये जब काइनेटिक घर्षण की स्थिति होती है तब का घर्षण गुणांक। बात समझ गए ना। तो म्यू एस का मतलब हुआ कि ये म्यू उस स्थिति का घर्षण गुणांक है जब कौन घर्षण वस्तु पर लग रहा हो, और म्यू के का मतलब होगा कि ये म्यू यानी घर्षण गुणांक उस स्थिति का है जब वस्तु पर कौन घर्षण लग रहा हो। तो म्यू एस बटे म्यू के का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि एस्टेटिक फ्रिक्शन का मान क्या होता है, ज्यादा। एस्टेटिक फ्रिक्शन का मान, काइनेटिक फ्रिक्शन का मान अभी तुरंत बताएं जी। एस्थेटिक घर्षण को अंग्रेजी में एस्टेटिक फ्रिक्शन कहते, तो एस्टेटिक फ्रिक्शन का मान ज्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का मान कम होता है। तो अगर ज्यादा में कम से भागा दीजिएगा तो उत्तर एक से अधिक आएगा कि ना आएगा। अगर हम ज्यादा में कम से भागा देंगे, ज्यादा में
कम से भागा देंगे तो उत्तर 1 से अधिक ही आएगा। आएगा कि ना आएगा? तो म्यू एस बटे म्यू के का मान 1 से अधिक होगा। वहीं अगर हम बात करें कि म्यू के बटे म्यू एस का मान क्या होगा? 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, यदि अभिलंब बल को दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा? अब देखिए, घर्षण बल अभिलंब बल के क्या होता है? म्यू बराबर एफ बटे, लेकिन घर्षण बल अभिलंब बल के अगर ये समानुपातिक संबंध में है तो अगर आर को दोगुना करिएगा तो एफ भी क्या होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है। तो घर्षण गुणांक क्या होगा? हमने आर को दुगुना करेंगे तो एफ भी क्या हो जाएगा? ये भी दुगुना, ये भी दुगुना, तो यानी घर्षण गुणांक क्या रह जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। रहेगा कि नहीं होगा? घर्षण गुणांक बराबर एफ बटे आर, और एफ समानुपाती आर को दुगुना करेंगे तो एफ भी, तो जिस अनुपात में आर को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में एफ भी बढ़ेगा। तो दोनों का भागफल कांस्टेंट रहेगा जी। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अगर अभिलंब बल को दुगुना करिएगा तो घर्षण गुणांक अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित, समझ रहे हैं यहां पर? हालांकि बात मैथमेटिक्स का है यहां पर, और हम आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट, 50, 150 ना होगा। एक 150। आइए दोस्तों, 100 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी वेट बल की आवश्यकता पड़ती। तो वस्तु और सतह के बीच का घर्षण गुणांक क्या है? घर्षण गुणांक के बारे में पूछ रहा है। घर्षण गुणांक बराबर एफ बटे आर, यानी एफ बटे एम जी। क्लियर? घर्षण गुणांक एफ, घर्षण गुणांक म्यू बराबर एफ बटे, जो आर का मान किसके बराबर होता है? क्लियर? अब एफ यानी घर्षण, तो 100 केजी द्रव्यमान के वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी वेट बल की आवश्यकता होती, और 4 केजी वेट का मतलब हुआ 4 गुना 9.8 न्यूटन। अगर केजी वेट लिखा हुआ है ना तो समझिए कि इसमें जी से गुना करके इसको हम क्या बना लेंगे? न्यूटन। अब देखिए कि 100 केजी के द्रव्यमान के वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी वेट यानी 4 गुना 9.8 न्यूटन बल की क्या है? आवश्यकता। यानी इतना बल लगाएंगे तो वस्तु गति करने करने पर आ जाएगी, और उस स्थिति में सीमांत घर्षण का मान उतना ही होगा जितना हम उस वस्तु पर बल लगा रहे हैं। अब एम का मान कितना है जी, और जी का मान तो 9.8, 9.8 कट गया 4/100, यानी 1/25 ना, 0.0 डी नहीं होगा, क्योंकि घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता। घर्षण गुणांक बराबर एफ बटे आर, जहां एफ घर्षण बल है और आर का मान mg के बराबर होता है। और यहां पर वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी वेट, 4 केजी वेट का मतलब होता है 4 गुना जी न्यूटन, जी का मान 9.8
8, जहां भी ये लिखा रहा ना समझिए उसमें 9.8 से गुना करके उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, न्यूटन में। तो जितने बल की आवश्यकता होती है ना उतना ही उस पर घर्षण बल लगेगा और वो सीमांत घर्षण होगा। तो घर्षण बल हो गया 4 गुना 9.8 न्यूटन और एम दिया हुआ है जी का मान 9.8, तो घर्षण गुणांक निकल गया 0.04। नेक्स्ट, बहुत हल्का क्वेश्चन है, धर पर आइए। एक अनंत तल, इस तरह के तल को क्या कहते हैं, अनंत तल। ये हुआ अनंत तल, ठीक है ना। ये हुआ क्षैतिज तल। ये जो सीधा है ये हॉरिजेंटल प्लेट, ये इंक्लाइंड प्लेट। तो इस तरह के तल को ही क्या कहते हैं, और इस तरह के तल को क्या कहते हैं। तो अनंत तल का मतलब समझ गए ना। अब आइए सवाल पर। एक अनंत तल का झुका कोण 30 डिग्री, इसमें भी नोट में भी गलती है क्या, है? ओके। एक अनंत तल का झुकाव कोण 30 डिग्री होने पर उस पर स्थित एक वस्तु ए नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में होता है। ठीक है ना। झुकाव कोण क्या है, तो एक अनंत तल का झुकाव कोण 30 डिग्री होने पर उस पर स्थित एक वस्तु ए नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में होता है। ए के स्थान पर दूसरा वस्तु बी को लेने पर पाया गया कि तल का झुकाव कोण 40 डिग्री होने पर वस्तु तल पर नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में होता है। यानी 30 डिग्री के एंगल पर ए वस्तु फिसलने की स्थिति में आता है और 40 डिग्री झुका कोण होने पर बी वस्तु फिसलने की स्थिति में होता है। तब क्या ए की मात्रा बड़ा है बी की मात्रा कम है। कोण अलग अलग होने के कारण यहां पर घर्षण गुणांक क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि दोनों स्थिति में घर्षण बल एक जैसा नहीं लग रहा है और इसीलिए यहां पर घर्षण गुणांक भी एक जैसा नहीं होगा। इसका उत्तर होगा ए तथा बी के लिए घर्षण गुणांक क्या है, भिन्न है। क्लियर, समझे कि नहीं, नहीं समझे तो इसको याद रखना कि इसका उत्तर डी होगा। क्लियर, 151 का डी। नेक्स्ट, किसी रुक्ष क्षैतिज तल पर, किसी रुक्ष क्षैतिज तल पर रखे 10 केजी द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 न्यूटन के बल से क्षैतिज दिशा में खींचा जाता। किसी रुक्ष क्षैतिज तल पर रखे 10 केजी द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 न्यूटन के बल से क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है। यदि संपर्क सतह के बीच का घर्षण गुणांक म्यू का मान 0.2 तथा जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो ब्लॉक क्या करेगा।
अब सवाल पर आइए, सवाल पर। ये क्षैतिज तल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। ये क्षैतिज तल है, इस पर एक 10 केजी की वस्तु क्या हुआ है, रखा हुआ, आयताकार ब्लॉक। इसे 15 न्यूटन के बल से क्षैतिज दिशा में क्या होता है, खींचा जाता है। कितना न्यूटन के बल से, 15 न्यूटन के बल से क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है। संपर्क सतह के बीच का घर्षण गुणांक का मान कितना। सबसे पहले आप यह निकालिए कि घर्षण कितना लग रहा है, और घर्षण बल F बराबर होता है म्यू आर, यानी म्यू mg। बात समझे कि ना, घर्षण बल बराबर म्यू आर का मतलब mg। तो घर्षण बल निकलेगा, म्यू का मान कितना है, m का मान कितना है, g का मान। तो घर्षण बल कितना लगेगा, तो इस वस्तु और सतह के बीच घर्षण बल कितना है, 20 न्यूटन, जबकि इसे खींचा जा रहा है, जबकि घर्षण बल कितना है। तो इसका मतलब वस्तु अपने जगह पर से टसमस नहीं होगा। ये क्लियर है ना। वस्तु को खींचा जा रहा है कितना न्यूटन बल से, 15 न्यूटन बल से, जबकि वस्तु पर घर्षण कितना लगेगा, अधिकतम कितना का लगेगा, क्योंकि घर्षण बल F बराबर म्यू आर, आर बराबर mg। म्यू का मान दिया हुआ है कितना, m का मान, g का मान भी दिया, तो घर्षण बल कितना लगेगा, जबकि खींचा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वस्तु अपने स्थान से हिलडुल भी नहीं करेगी। अब अगर हम इस दिशा में 15 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो न्यूटन गति के अनुसार इस दिशा में भी घर्षण बल कितना लगेगा, घर्षण बल लगेगा कितना। अब कहिएगा घर्षण बल निकला है कितना, तो 20 न्यूटन अधिकतम घर्षण बल है जो लग सकता है। लेकिन आप खींच रहे हैं कितना से, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार पीछे कितना लगेगा, 15 न्यूटन लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा। तो 20 न्यूटन जो हम घर्षण बल लगाए हैं, 20 न्यूटन जो हम घर्षण बल लगाए हैं, वो घर्षण बल मैक्सिमम वैल्यू वाला घर्षण, कि अधिकतम इस वस्तु पर कितना का घर्षण लगेगा। लेकिन अगर हम 15 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार पीछे भी क्या लगेगा, 15 न्यूटन लगेगा, यानी 15 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा। एनी प्रॉब्लम, किसी को यह समझने में दिक्कत नहीं होगा कि घर्षण बल 20 न्यूटन का, लिखिए नहीं, समझिए ज्यादा से ज्यादा, ये समझिए कि ना, है। क्योंकि लिखल का कितना याद करेगा, क्वेश्चन इतना है ना, इसी में दब जाइएगा। लिखल का याद होगा, अब जो लिख रहे हैं रच रच के वो याद होगा जी, अब समझ नहीं है उतना। इसीलिए क्वेश्चन को माइंड में कीजिए कि क्वेश्चन का उत्तर कैसे निकला, और संभव क्लास में ही रट डालिए घर्षण बल कितना लगेगा, लेकिन उत्तर दिया है कि कितना। ऐसा क्यों हुआ आप समझे कि नहीं समझे। तो घर्षण बल जो निकाले 20 न्यूटन, तो इसका मतलब है कि यह मैक्सिमम घर्षण कितना लगेगा, यानी इस वस्तु को गतिशील करना है तो 20 न्यूटन से ज्यादा के बल से खींचेंगे तभी यह गतिशील होगा। लेकिन हम लगाए हैं कितना, तो विपरीत दिशा में न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार भी कितना घर्षण लगेगा, लेकिन अधिकतम यहां कितना घर्षण लग सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नीचे चित्र के अनुसार 4 केजी, 8 केजी तथा 24 केजी के 3 ब्लॉक हल्की डोरी से संबंध है तथा घर्षण रहित क्षैतिज तल पर बल F द्वारा खींचे जाते हैं। यदि निकाय का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो बल F का मान क्या होगा। सीधा बात है, बल F बराबर m। ए का मान कितना है, m का मान सबको जोड़ दीजिए, 24 प्लस 8 4 12, तो ये हो गया 24 36।
कितना? 72 न्यूटन। 72 न्यूटन। तो सीधा क्वेश्चन है एफ बराबर एम। ये घर्षण है ही नहीं कि घर्षण बल पर हम विचार करेंगे, क्योंकि पहले ही कर दिया कि यह घर्षण रहित सतह है। नेक्स्ट, यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो इनक्लाइंड होगा। इनक्लाइंड प्लेन पर रखी वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब अनंत तल पर झुकाव कोण कितना हो जाए। अगर झुकाव कोण को थीटा रखे तो म्यू बराबर टेन थीटा होता। थीटा बराबर म्यू बाय 10, और 10 ऊपर जाएगा तो 10 माइनस 1 म्यू। अगर झुकाव कोण क्या हो, अगर झुकाव कोण क्या हो दोस्तों, थीटा हो। झुकाव कोण क्या हो, थीटा हो, तब घर्षण गुणांक म्यू बराबर क्या होता, टेन थीटा। अगर झुकाव कोण थीटा हो तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर, आप याद रखिएगा इससे होता है, क्यों होता है, किस तरह इससे निकाला जाता है, तब हम बहुत विस्तार पूर्वक हमें पढ़ना होगा, जो हमें जरूरत है नहीं। अगर झुकाव कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर, म्यू बराबर टेन थीटा, थीटा बराबर म्यू बाय 10 ऊपर जाएगा तो झुकाव कोण इससे अधिक होगा तो अनंत तल पर वस्तु अपने आप गति करने लगेगा। आंसर होगा 10 माइनस 1 म्यू। 10 माइनस 1 म्यू घर्षण कम करने का उपाय है। स्नेह का धारा रेखीय आकृति बनाने से तरल घर्षण यानी हवा और जल का घर्षण क्या होता है, पॉलिश करने। इन सभी तरीके से घर्षण क्या हो सकता है, कम हो सकता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य तय नहीं होता है, बल्कि परिवर्तित हो जाता है तापीय ऊर्जा में। जब घर्षण होता है ना तो सतह गर्म हो जाता, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता, वो बदल जाता तापीय या उष्मीय ऊर्जा में। पहिया में बॉल बेरिंग का काम होता है स्थैतिक घर्षण को, नहीं गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना, सॉरी गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। रोलिंग मतलब लोटनिक, रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, नहीं, रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। टर्बो के द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहा जाता है, सही है, 2 और 3 सही है। टर्बो यानी कि जल में जो घर्षण लगता है उसे कर्षण या अंग्रेजी में ड्रैग भी कहा जाता है। घर्षण कोण और विराम कोण निम्नलिखित में किस रूप में होता है, दोनों एक दूसरे के समान होता है। आप याद कर लीजिए, वैसे घर्षण कोण क्या है, विराम कोण क्या है। विराम कोण को तो वही झुकाव कोण पढ़े थे ना, झुकाव कोण को ही विराम कोण कहते हैं। लेकिन घर्षण कोण क्या है, विराम कोण क्या है, इतने विस्तार में हमें जानने की आवश्यकता। आप सिर्फ क्वेश्चन को याद रखिएगा, दोनों समान होते हैं एक दूसरे के। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित धरातल पर खड़ा है, घर्षण रहित धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक कैसे आगे बढ़ सकता है।
ठीक कर। अब कहिए कूद कर, कूदेगा तो गिर जाएगा क्योंकि घर्षण रहित है। मान लीजिए कूदा, जहां पर पैर पड़ेगा वहीं पर फिसल कर क्या होगा, गिर जाएगा। दौड़ सकता नहीं है क्योंकि घर्षण है नहीं, लुढ़क सकता नहीं क्योंकि घर्षण, तो छीकेगा छीकेगा तो कुछ दूरी तक वो सरक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ ये, क्लियर? हो गया ना, दो चैप्टर क्लियर। अब आप दरोगा एग्जाम दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, रेलवे दीजिए, बीपीएससी दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए। अगर मोशन घर्षण से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में से कोई एक पूछेगा। इससे बाहर, अगर इससे बाहर पूछ दिया तो मार्केट में आप पता लगा लीजिए, इतना किसी को याद नहीं है। सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद करने में लगा है और आप पूरा सिलेबस से याद करने में लगे हैं। बात समझ रहे ना, ये अंतर है। क्या क्या समझ में नहीं आया? ए, एक आदमी यहां आके बोलिए तब पता चलेगा क्या बोल रहे हैं। छीक कर, ऐ छीकिए कर होगा, आप ये क्लियर रखिए। ये स्थिति देखिए, घर्षण घर्षण है ही नहीं, घर्षण है ही नहीं तो चलना फिरना दौड़ना संभव है ही नहीं। छींकने से शरीर के कुछ मूवमेंट होंगे, उससे कुछ दूरी तय हो जाएगी अपने आप, क्योंकि ये घर्षण रहित है। क्लियर दोस्तों? तो ऐ हल्ला मत करिए। तो क्या हुआ? 104 देख लेते हैं। 104 इसका तो डी होगा जी। इसका तो संवेग संरक्षण को तीनों तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका तो 104 का डी होगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है, नोटिफिकेशन डेट के अनुसार एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मुझे जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा? यस। एक बात जान लीजिए, कोई भी गलती करिएगा खेल खत्म है। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। रोशन सर आ गए होंगे, कुछ देर इंतजार है। 2 चैप्टर खत्म, याद है? पक्का? अच्छा ले लेंगे, कल आपका क्वेश्चन लेंगे, बैठिए। तो अगला चैप्टर अगले क्लास से शुरू करेंगे दोस्तों।